पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक किया था फेज स्पेस डायग्राम फॉर ए सिंगल पार्टिकल फ्री टू मूव इन वन डायमेंशन, ये किया था। और इसमें हम लोगों ने, ये आपको फिगर याद आ जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। आपने ये डेल्टा पी एक्स रेंज यहाँ पे कंसीडर किया था और डेल्टा पी एक्स यहाँ पे किया था। ये प्लस में था, ये रूट की वैल्यू के इक्वल निकला था, ये भी रूट की वैल्यू के इक्वल था, और ये रूट एक्स। फिर हमने ये बात करी थी कि पार्टिकल अगर फ्री है तो फ्री एक पर्टिकुलर रेंज में होगा और जो रेंज है वो 0 से L तक की, सपोज करते हैं ये L, ठीक है। और इसको हमने ये अब रट गया होगा, डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू h के इक्वल होती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। और हम लोग भी फेज स्पेस कंसीडर करते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक पोजीशन कोऑर्डिनेट, दूसरा मोमेंटम कोऑर्डिनेट किसी भी पार्टिकल के लिए। और वेरिएशन होता है पार्टिकल्स का 0 से लेके L तक, वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे स्पेस में जहाँ भी सिस्टम हमने कंसीडर किया है। तो अगर पार्टिकल 0 से L के बीच में फिक्स्ड है और मोमेंटम एक पर्टिकुलर रेंज में P से P प्लस डेल्टा P के रेंज में है, तो हमें वो पार्टिकल्स के फेजेस की संख्या निकालनी है जो इस रेंज में आते हैं। जो सेपरेशन है वो x से लेके x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो हम लोगों ने डेल्टा पी एक्स किससे निकाला था? पी एक्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट 2m, और इसी से हमने ये चीज डिफाइन करी थी ऊपर नीचे। और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू इसी में डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोगों ने निकाला था 1/2 का पावर हाफ e टू दी पावर माइनस हाफ, रट भी जाएगा धीमे धीमे, 2m पावर हाफ e टू दी पावर माइनस हाफ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये रेंज डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो, ये बात सही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो धीमे धीमे रटी हुई भी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ये हमने पहले आपको बताया कि बच्चा या स्टूडेंट वही अच्छा होता है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, वो समझना भी जानता है, रटना भी जानता है, और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसका लिखने का स्टाइल कि कहाँ से कहाँ तक किन शब्दों में सारी बात अपनी कह लेता है। खासकर सिविल सर्विसेज में तो गागर में सागर भरना होता है, उसी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि पेपर अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी की तरह ही फिजिक्स का पेपर सिंपल आपको नजर आएगा। वहाँ भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें नंबर जो है उसी को अच्छे मिलते हैं जो मैक्सिमम जानकारी विद इन वर्ड्स प्रस्तुत करने की कला जानता है। बस यही सारी कलाएं सीखनी होती हैं कॉम्पिटिटिव पेपर्स में जहाँ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात होती है वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसके अंदर जो खास चीज़ें हैं उनको हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करना है। मतलब वो तो जब इमरजेंसी पीरियड होता है तब आप एक डिराइव करके चेक करके तब उसमें आंसर टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से रटा हुआ है तो डिराइव करने वाला टाइम आपका बच जाता है। इसलिए आप उन एक्सप्रेशंस को जो बीच बीच में एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अगर संभव है तो उनको रट भी लिया करें समझने के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव की पॉलिसी है। तो ये वैल्यू आई थी इस तरीके से। फिर इससे जब टोटल निकाला इन्होंने, टोटल एरिया भाई L इंटू डेल्टा पी एक्स या L इंटू डेल्टा पी एक्स या तो कुल कितना आया था 2L डेल्टा पी एक्स। और इसको सॉल्व जब इन्होंने किया तो इसकी वैल्यू आई थी
L इंटू 2m पे पावर हाफ e पे पावर माइनस हाफ, जो 1/2 इसमें लगा है वो चला गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, तो ये कम हो गया e पे पावर माइनस हाफ और डेल्टा e, ये डेल्टा px ये इसकी वैल्यू आ गई है। क्या कहते हैं, अब जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इसका एक्सप्रेशन मुझे लग रहा है पिछले वाले में हम लोगों ने कर दिया था, जहां तक मेरी मेमोरी में आ रहा है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखी जाती हैं। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एग्जैक्ट गिनती नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो नंबर होती है उसी को आप कहते हो प्रोबेबिलिटी फॉर एनर्जी। तो L अपॉन, इसमें मिसप्रिंट है बुक में, ये ध्यान रखना, इसमें कैपिटल H कर दी है फाइनल एक्सप्रेशन में, इसमें स्मॉल h ही रहेगा। प्लांक कांस्टेंट कभी कैपिटल H में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। L अपॉन H 2m का पावर हाफ। हो सकता है कि किसी बुक में या पेपर में h की बजाय h क्रॉस आ जाए ऑब्जेक्टिव वाले में पहचानने के लिए, तो आप h क्रॉस को गलत नहीं मानेंगे बल्कि बेटर आंसर मानेंगे, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से h क्रॉस इज बेटर एक्सप्रेशन। अब चूंकि बुक में h दे दिया है तो मैं h के हिसाब से पढ़ाई दे रहा हूँ। अगर पेपर सेटर है उसने h के बजाय h क्रॉस को मतलब कंसीडर किया तो आप h क्रॉस से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये 2m का पावर हाफ e टू द पावर माइनस हाफ, बस इसी में एक्चुअली एक जो हमारी सेल बनती है उससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड से h से हो गया और s से हो गया एक्सप्रेशन। इसको हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। नंबर ऑफ, किसी कुछ पूछना है? हाँ डेल्टा px नहीं, डेल्टा px सर फिगर में कहाँ पे, ये डेल्टा px फिट थे और ये स्पेस है। हाँ ये भी किसको डिनोट करता है? क्या चीज? √2me ये एक्चुअली एक्सिस दिखाई हुई है, ये p की स्केल है, ये px के लिए स्केल बनाई हुई है, चौड़ाई नहीं है ये। एक्चुअली इससे हम लोगों ने डेल्टा e निकाला है, कहा गया डेल्टा px निकाला है, ये एक्चुअली px ही है, इसको हमने उसकी वैल्यू √2me दे दी, ये फिर तो √2me नहीं है, दिस इज px। ये अच्छी बात हुई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये √2me तो नहीं, px को अभी अभी आप देख रहे हो कि ये होता है, वही चीज प्लस में यहाँ ऊपर लिखी हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के, और माइनस में लिखी हुई है ये √2me, तो प्लस माइनस दोनों में है, तो प्लस में भी हमने दिखा दिया। हम अगर इसके बजाय px लिख देते तो भी चलता, और ब्रैकेट में आप लिख देते √2me, बट द सेपरेशन ऑफ डेल्टा px इज दिस। अगर आप सेपरेशन करोगे तो ये सेपरेशन जो है वो इतना है, ये ध्यान रखें, इतना ही सेपरेशन ये है। अब क्लियर हुआ या नहीं भाई? जो हमने एक्सप्रेशन में किया फिगर को भी अच्छे से समझना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन मुझे पसंद आया क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि आप समझ रहे हैं, और ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बुक ने जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया मैंने सच उसको बता दिया, और इसको हमें लग रहा है कि क्लैरिफाई करने में हमसे चूक हुई, और उसको क्वेश्चन जब किसी ने पूछा तो क्लैरिफाई हमने कर दिया। शायद सभी को ये प्रॉब्लम रही होगी, अंदाज है मेरा, बहुत सही जगह आपने पूछा है, थैंक यू। अब मैं आगे वाला टॉपिक देख रहा हूँ, इसमें इतना ही आपको करना था, ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं करना चाहता हूँ, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत छोटा सा ये भी है, ये 2 डायमेंशनल वाला हम लोग को नहीं करना है, अगर करना चाहो तो करवा दें, छोटा सा टॉपिक है, करवा दें। नंबर ऑफ फेज सेल्स इन ए 2 डायमेंशनल फेज स्पेस फॉर ए 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर। एक 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर है, सपोज करते हैं 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर, 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर
नंबर ऑफ फेज सेल्स, यहाँ पे गिनती की ही बात होती है। हर आपने जब भी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फेज सेल्स की गिनती हमें करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भाई हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एक तरीके से एग्जाम्पल को हम कंसीडर करना चाहते हैं किसी सिस्टम को। अब उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम के अंदर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से। और उसका हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जाम्पल की तरह हर मॉलिक्यूल को हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब उसको जो है हम इस फेज स्पेस हमारा 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशन कौन सी होती हैं आपको तो पता है? एक पोजीशन की, दूसरी मोमेंटम की। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन करने का प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि एक बार किसी ने पिछले वाले क्लास में पूछा भी था कि ये 2 डायमेंशन कैसे आप कंसीडर कर रहे हैं जब 1 डायमेंशन की बात करते हैं। जो ऑसिलेटर है उसकी हमने XYZ 3 डायमेंशन कंसीडर नहीं करी, 1 डायमेंशनल ही है। लेकिन उसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, मोशन है। तो मोशन के पास साथ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका मोमेंटम हमें कंसीडर करना होता है। तो आप ये जानते हो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पहली चीज तो आप डेल्टा x डेल्टा px इक्वल टू h क्रॉस या h आप कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज जो उसकी एनर्जी होती है, नंबर ऑफ फेज सेल्स हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ फेज सेल्स। नंबर ऑफ फेज सेल्स का मतलब प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हो एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑसिलेटर के लिए px स्क्वायर अपॉन 2 है और प्लस हाफ px स्क्वायर होता है। अब इसी को आप क्या बनाएंगे? इलिप्स की इक्वेशन। मैं पूरी नहीं करता हूं, ये हम पहले भी करा चुके हैं। x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e अपॉन k प्लस px स्क्वायर अपॉन 2mp इक्वल टू 1। ये आपको पिछले किसी टॉपिक में हमने कराया। अब इसमें जो है ये आप इलिप्स की इक्वेशन जानते हो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये क्या कहलाती है? सेमी मेजर एक्सिस a और b होती है सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये सेमी माइनर एक्सिस का, और इलिप्स की जो एरिया निकलता है वो आप जानते हो पाई ए बी होता है। कितना होता है? पाई ए बी, पता है आपको? तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू पाई ए बी, ये निकल के आएगा 2 पाई रूट एन बाई ए। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप इसे कंपेयर कर सकते हो ए और बी को और मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो होगी न्यू, वो 1/2 पाई अंडर रूट ए बाई एन होगी, ये भी आप जानते हो। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस क्या होगा? एरिया ऑफ फेज स्पेस, एरिया ऑफ फेज स्पेस, फेज स्पेस टोटल एरिया कहलाएगा ये फेज स्पेस का। तो कितना होगा बताएंगे आप? 2 पाई ई अंडर रूट एन बाई के, और इसको आप लिख सकते हो जब आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे अंडर रूट एन बाई के की, तो ये हो जाएगा चेंज होके 2 पाई ई इंटू 1/2 पाई, 2 पाई न्यू आप इकट्ठा कर लीजिए, क्लियर कौन है उल्टा कर लीजिए तो 1/2 पाई न्यू, 2 पाई कैंसिल हो गए तो e अपॉन न्यू निकला। कितना निकला? e अपॉन न्यू। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स आपको निकालनी है, ये टोटल एरिया है। और एक सेल का एरिया कितना है? h के बराबर। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स की बात करोगे तो e बाई न्यू डिवाइडेड बाई h या e अपॉन h, ये आपके रखने के लिए है नंबर ऑफ फेज सेल्स, जिसको आप ओमेगा e भी लिख सकते हो। जो नंबर ऑफ फेज सेल्स फॉर ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2
टू डायमेंशनल फेज स्पेस। ये समरी के रूप में आपको याद करने वाली चीज है, जो कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछी जाती है तो इसके अलावा पूछने को कुछ नहीं बनता। पूछने के लिए छोटी छोटी बातें भी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एरिया ऑफ इलिप्स तो पूछा नहीं जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द फेज स्पेस इन ए पर्टिकुलर रेंज हैविंग एनर्जी बिटवीन E and E plus डेल्टा E, या मोमेंटम P to P plus डेल्टा P। मतलब इतने रेंज का एरिया है। और एक सेल का जो एरिया कहोगे आप, क्योंकि दो डायमेंशन की बात करते हो इसलिए एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। एरिया हमारे कहने का मतलब दो डायमेंशन होती है तो लंबाई चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मतलब उस तरीके का जो बनता है, या दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई करके एक कंसेप्ट होता है। तो अब हम दो डायमेंशन लेते हैं तो वो वाला एरिया न लग के यहाँ पे चूंकि इलिप्स टाइप का बन रहा है तो इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला लगा। दो डायमेंशनल है और एक डायमेंशन हमने एक डायमेंशन x की और दूसरी डेल्टा पी एक्स की ली, तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए प्लांक कांस्टेंट h के बराबर निर्धारित किया। तो टोटल एरिया इन दैट पर्टिकुलर रेंज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन सेल। एरिया का मतलब संख्या निकालने से है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये चीज सच में दो डायमेंशन में होती नहीं है, ये सिर्फ हम प्रॉब्लम को समझने के लिए एक डायमेंशन को जो सिलेबस में दिया वो हमने डिस्कस किया, तीनों डायमेंशन होते हैं। लेकिन अगर हम वन डायमेंशनल मोशन को सिंप्लिसिटी के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी ही बात हम लोग कर रहे हैं। एक और बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाता है और उसकी जरूरत भी है। कहने को भूल गए लेकिन जो नया सिलेबस जो नेक्स्ट साल आ रहा है तो उसमें उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे। इंसैम्बल्स, इसके बारे में मैं पहले समझाना चाहता हूँ। आपको ये पता है कि सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सिस्टम क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम्स का कलेक्शन आप जब करोगे उसको इंसैम्बल कहते हैं। बहुत सिंपल है इंसैम्बल समझना, इंसैम्बल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ a number of systems is known as ensemble, ठीक है। ensemble तीन टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रो कैनोनिकल, अब ये मैं बुक के हिसाब से पढ़ के भी आपको समझा दूंगा ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सकें, इसीलिए मैं बुक लेके चलता हूँ। फिर कैनोनिकल, फिर ग्रांड कैनोनिकल, मैं रटने वाले हिसाब से भी अभी समझा दे रहा हूँ, फिर डिटेल में समझा देंगे। कैनोनिकल, जो माइक्रो कैनोनिकल है मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनके एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, माने ये सिस्टम है, इसकी एनर्जी EVN है। एक दूसरा सिस्टम है उसकी भी एनर्जी EVN है। मतलब सब समान है, जितना इस सिस्टम में मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, और इस सिस्टम को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर में दिखा है, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, यानी बहुत सारे जो है इकट्ठे हो रहे हैं। जब EVN सेम हो ऐसे सिस्टम्स का समूह माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्बल कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर को ध्यान में रखें कि भाई जो भी इसमें हमें टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखना, यहाँ स्पेसिफिकली कहा एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल सिस्टम्स constituting an ensemble if same, तो वो होगा माइक्रो कैनोनिकल।
और टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर समान लेके आपने एंसेंबल बनाया है तो कैनोनिकल कहलाता है। ठीक है, और जो ग्रांड कैनोनिकल है उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल कांस्टेंट म्यू, टीवी म्यू लेते हैं। अब मैं पढ़ के आपको सुनाई दे रहा हूं, आपके पास बुक होगी, अपने आप देख भी सकते हो। ए सिस्टम इज डिफाइंड, एंसेंबल्स के बारे में मैंने बताया है। ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम को पहले एक सेंटेंस में लिखा है इन्होंने, फिर लिखा है एन एंसेंबल इज ए डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल समझ रहे हो ना, बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, मतलब ये अलग अलग हैं, समान हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं। ये अपने ग्रुप के मालिक हैं, ये अपने ग्रुप के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट, एक सिस्टम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे का कलेक्शन है तो वो बहुत रट जाएगा, मुझे लग रहा है रिवाइज करने तक की जरूरत नहीं होगी, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है एंसेंबल्स। फिर इन्होंने लिखा है बट द टर्म मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिक का मतलब आप जान गए। जब तक इंडिविजुअली पार्टिकल्स का आइडेंटिफिकेशन आप नहीं करते हैं, सिर्फ संख्या की बात करते हैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक व्यू कहलाता है। और अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करके रिप्रेजेंट करते हो तो वो माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये सिस्टम्स कैसे हैं, मैक्रोस्कोपिकली। ठीक है, तो फिर ये लिख रहे हैं बाय द टर्म मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल वी मीन दैट ईच ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एंसेंबल satisfies the same macroscopic conditions, for example volume, energy, pressure, total number of particles etc. माने ये सब चीजें हो सकती हैं। By the term independent systems we mean that the systems constituting an ensemble are mutually non-interacting. उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने स्वयं के जिम्मेदार हैं। जैसे कि हम लोग होते हैं, वैसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन जब हम फिजिकल बॉडी में होते हैं तो वी आर इंडिपेंडेंट। आप एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दूसरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसे ही सारे सिस्टम्स को जोड़ दोगे तो वो इंसेंबल कहलाएगा। तो ईश्वर को आप यहाँ भी परिभाषित कर सकते हो, ईश्वर इंसेंबल है और हम लोग सिस्टम्स हैं। ठीक है, इंसेंबल का मतलब है बहुत सारे उनका समूह। ठीक है, अब देखिए in an ensemble the systems play the same role as the non interacting molecules do in a gas। जैसे नॉन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स किसी गैस में काम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, वैसे ही। अब काइंड्स ऑफ इंसेंबल, नंबर 1 माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। चित्र बने हुए हैं, आप अपने पास बुक में खुद देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे ऐसे ही रफली लिख दिया है, पूरा घेरा बना बना के इन्होंने दिखाया है, EVN 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 9 दिखा दिए सब में, 3 की रो, फिर 3 की, फिर 3 की, इस तरीके से दिखाया हुआ है, देख सकते हो आप, है ना। तो इसमें इन्होंने लिखा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें लिख के नहीं समझा रहे हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, The individual systems of a microcanonical ensemble are separated by rigid, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये इनका सेपरेशन कैसे रहता है। यहाँ पर सेपरेशन के लिए इन्होंने ये सब भर दिया है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है पहचानने के लिए कि माइक्रोकैनोनिकल सैंपल के लिए ये कौन सी चीज़ें एक समान ली जाएंगी। तो आप याद रखेंगे कि कैनोनिकल में क्या होता है, कैनोनिकल के लिए अलग क्वेश्चन बन सकता है और उसमें 3-4 चीज़ें ऊट पटांगा, 3 ऑप्शन ऊट पटांगा होंगे, एक सही होगा। तो आपको EVN याद रहेगा तो आप उसमें से पहचान लेंगे। दूसरी चीज़, इनको आपस में इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाता है और सेपरेट कैसे रहते हैं, वो बात हम पढ़ने जा रहे हैं। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए माइक्रोकैनोनिकल ensembles आर सेपरेटेड बाई रिजिड, इम्परमीबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल्स। ये जो बीच में हमने दिखाई हैं
ये वॉल्स जो है बीच में इन्होंने फिक्स दी है, इन रिजिड वॉल्स हैं, इंसुलेटेड हैं, नहीं तो फिर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो जाएगा, और इम्परमेबल, ठीक है ना, इधर को उधर नहीं होना चाहिए। Such that the values of E, V and N for a particular systems are not affected by the presence of other systems. अगर हमको बुखार आता है तो वो बुखार आपको ट्रांसफ़र ना हो, हालांकि ये जो हमारा कोरोना वायरस है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका मतलब वॉल सही नहीं है, तो मामला ठीक से चल नहीं पा रहा है, तभी हम लोग को उसको रिजिड करने के लिए मास्क लगाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना कि जो सिस्टम्स हैं समान हैं, वो कुछ चीज़ इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो पाए, ना संख्या बदल पाए, ना उसकी एनर्जी बदल पाए, और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज हो पाए। अब कैनोनिकल इंसेंबल इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। The equality of temperature of all the systems can be achieved, क्योंकि सबसे यहाँ सेंसिटिव चीज़ है टेम्परेचर का इक्वल बने रहना, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा हीट का ट्रांसफ़र हो ही जाता है, तो वो हीट का ट्रांसफ़र ना हो पाए इसके लिए विशेष क्या करते हैं, कैन बी अचीव्ड बाई ब्रिंगिंग ईच इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ए लार्ज हीट रिजर्वायर। मतलब जो हमने सेपरेशन किया है, इस वाले का फिगर बना के दिखाऊं क्या? इसमें इतना वॉल्स लगाई है जगह, इसमें वॉल्स नहीं लगाई है, बाहर इन्होंने सिर्फ बढ़िया से मजबूत बनाया है किनारा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई किनारा नहीं बनाया है, सिर्फ ऐसे ही TVN इसके फिगर में थोड़ा सा अंतर है। फिगर में एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी फिगर बना के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो इसको पहचाने कि हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किस ढंग से उसका जो है ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया जाता है ना। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है कि वो हीट का एक्सचेंज हो ही जाता है इंटरेक्शन से, लेकिन उसमें मतलब हीट का एक्सचेंज ना हो पाए तो क्या करते हैं, the equality of temperature of all the systems can be achieved by bringing each in thermal contact with a large heat reservoir at constant temperature T। सबको एक हीट रिजर्वायर के साथ सबको कांटेक्ट में एक साथ कर दिया ताकि टेम्परेचर सबका समान बना रहे, वो एक दूसरे से, क्योंकि इंसुलेशन परफेक्ट होता नहीं तो सबको जो हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा वही उन सारे सिस्टम्स का हो जाएगा, तो सबको समान टेम्परेचर बना रहेगा, और बाहर से हमने मजबूती से उसको इंसुलेट कर दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में। द इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ ए कैनोनिकल एंसेम्बल्स आर सेपरेटेड बाय रिजिड इम्परमेबल बट कंडक्टिंग वॉल्स। इसमें कंडक्टिंग, उसमें इंसुलेटिंग थी और इसमें कंडक्टिंग वॉल्स, क्योंकि रिजर्वायर से हॉट लाइन से जुड़ा हुए हैं सारे सिस्टम्स, है ना। तो पहले नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग वॉल से जोड़ा था EVN वाले को, माइक्रो कैनोनिकल को, इसको कंडक्टिंग से, माने रिजिड हैं, इम्परमेबल भी हैं क्योंकि संख्या भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंडक्टिंग वॉल्स। ये खास पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में ढूंढने का, क्योंकि अगर इस बेसिक पे अगर ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तो अब वही जान पाएगा जो ये इन दोनों में डिफरेंस करना जानता है। हमने उसके पीछे छिपी हुई फिजिक्स इसीलिए डिस्कस करी। तो एज द सेपरेटिंग वॉल्स और कंडक्टिंग हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम्स, एज ए रिजल्ट ऑल द सिस्टम्स विल अराइव एट द कॉमन टेम्परेचर कैपिटल T। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल। उसमें देखिए बढ़िया से सेपरेशन वॉल्स बनाई थी। नेक्स्ट वाले में TV म्यू हो जाएगा, बस मैं दोबारा फिगर नहीं बनाऊंगा, इसमें TV म्यू ये हम लोग कर लेंगे। क्या करेंगे, समान ये केमिकल पोटेंशियल आपको ले लिया जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई परिवर्तन हो जाता है इसलिए हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्स हैं ये डॉटेड कर दिए हैं,
डॉटेड कर दिया है, ये ध्यान रखना। अब आप बुक में देखेंगे, मैं दोबारा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। पहले वाले में रिजिड वॉल्स थी सबके बीच में, इस वाले में कंडक्टिंग हो गया सेपरेशन। इसमें देखना है हम लोगों को कि डॉटेड फिगर दिखाई दे रहा है, तो आप पढ़िए इसमें। इट इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू। The individual systems of a grand canonical symbols are separated by a rigid, permeable and conducting walls again. उसमें भी कंडक्टिंग था, इसमें भी कंडक्टिंग है। As the separating walls are conducting and permeable, the exchange of heat energy as well as that of particles between the systems takes place. इन्होंने ये बताया कि चूंकि कंडक्टिंग है और परमेबल है ना, दोनों में इम्परमेबल थी, इसमें परमेबल वाल्स, तभी ये डॉटेड से दिखाया। डॉटेड का रहस्य क्या है? परमेबल है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यहाँ चिंता कोई नहीं कर रहा है। सारे सिस्टम्स के केमिकल पोटेंशियल समान होने चाहिए, टेम्परेचर समान होना चाहिए, इसलिए कंडक्टिंग है। वॉल्यूम भी नहीं बदलना चाहिए, ये तो आपने डिज़ाइन से उनके सिस्टम्स को बनाया हुआ है, ठीक है। तो दी एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज दैट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द सिस्टम्स टेक्स प्लेस, as well as that of particles between the systems takes place in such a way that all the systems arrive at common temperature T and chemical potential. तो इस तरीके से हम लोगों ने इंसेम्बल्स को पढ़ लिया है। अब इंसेम्बल एवरेज मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ या दो लाइन में बता भी दूँ, इंसेम्बल्स और ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में हाईलाइट करके आप देखेंगे लिखा नहीं है। फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि एवरेज निकालने वाली जो मैथमेटिक्स है वो कभी चेंज नहीं होती है कि इंडिविजुअल के सम करके उनका टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं एवरेज का। तो इन्होंने एवरेज जो है निकालना के तहत इंसेम्बल एवरेज यू आर इज डिफाइंड बाय एवरेज, अगर हमें निकालना है तो इसका ये इन्होंने नोटेशन अभी मैं समझा देता हूँ। N1 U1 plus N2 U2 Ni Ui Nn Un divided by capital N, या इसको आप सिग्मा I equal to 1 with N Ni Ui डिफाइन करते हैं डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और इसी को इन्होंने इस तरीके से भी लिख दिया है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं u का फंक्शन, मतलब सीधे u के बजाय u का फंक्शन अगर लेते हैं तो f u लिख देते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n pi माने प्रोबेबिलिटी है, यह ध्यान रहे। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कैपिटल P जो है प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं, pi और f u इस तरीके से लिखते हैं। तो ये नोटेशंस आप जानें, यही काफ़ी है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ मैथमेटिकली जो हमने लिखा। लेट अस सपोज दैट ए वेरिएबल u ऑफ सम सिस्टम, किसी सिस्टम में हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, वेरिएबल को कोई भी पैरामीटर हो सकता है। तो वेरिएबल u कैन टेक एनी ऑफ द n पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u1 u2 ui un विद रिस्पेक्टिव टू प्रोबेबिलिटीज, सबकी प्रोबेबिलिटी मतलब P1, P2, P3, Pi और Pn हमने कंसीडर करी है। दिस मीन्स दैट इन एन इंसेम्बल दी इंसेम्बल ऑफ n सिमिलर सिस्टम्स, ये n क्या है? सिस्टम्स की संख्या, क्योंकि सिस्टम्स का कलेक्शन इंसेम्बल होता है। जो 1 2 3 किसके लिए दिखाया जा रहा है? सिस्टम्स के लिए, पार्टिकल्स के नहीं, सिस्टम्स के लिए, ध्यान रहे। द वेरिएबल u टेक्स द पर्टिकुलर वैल्यू ui in a number ni equal to npi, ni equal to npi of the systems, then ensemble average is given by, ये हमने आपको बता दिया। तो इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि आप
ज़रूरत है और कुछ बताने की। कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं 2-3, उनको भी डिस्कस करते थे। टाइम है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब कंसिडर करने लायक टाइम बचा नहीं है। तो पहली चीज़ इन्होंने लिखी है, द इंसेम्बल एवरेज हैव द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टीज़। इंसेम्बल की जो होती हैं, इंसेम्बल एवरेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं बुक्स कितने लोग लाए मेरा हाथ ला के बताए तो मैं ना लिखूँ। बस 3 लोग लाए हैं, आगे से आदत डाल लीजिए अगर आपको 100% नंबर लाने हैं इसमें। मैं इसीलिए पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको बुक से ही करनी होती है। तो जो चीज़ आप हमारे साथ यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो वो आपको बहुत कम टाइम में रिवाइज होगा घर में, इसलिए मैं बुक मंगवा रहा हूँ। अगर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता तो हम बुक शायद ना मंगवाते, नहीं तब भी कोई नुकसानदेह नहीं था, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी होती है। तो द इंसेम्बल एवरेज ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस, कोई फंक्शन 2 हैं, ऑफ द इंसेम्बल एवरेज ऑफ द 2 फंक्शंस, अगर 2 फंक्शन ले लें, एक फंक्शन f ले लें और दूसरा g फंक्शन ले लें, तो हम क्या करते हैं, f प्लस माइनस f के साथ g जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं f और g का, तो ये इंडिविजुअली f बार और g बार का एवरेज करके भी आप जोड़ सकते हैं। मतलब शायद समझ में आपको आ रहा है ना। यानी आप f और g को एक साथ ले लीजिए, फिर उसका एवरेज निकाल लीजिए, या इंडिविजुअली f का एवरेज निकाल लीजिए, g का एवरेज निकाल लीजिए, तब प्लस करिए या माइनस करिए, ये संभव है। आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है, कांस्टेंट के साथ, अगर कोई कांस्टेंट के साथ किसी उसको ट्रीट कर रहे हो एवरेज निकालने के लिए, तो आप सी एफ बार भी कर सकते हो। यानी सी से आप पहले से मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से 2 इंसेम्बल्स के लिए अगर एक का एवरेज और दूसरे को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ बार और जी बार। ये प्लस में एप्लीकेबल है तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, एफ बार। इस तरीके से प्रॉपर्टीज है इसकी। अब हम लोग नेक्स्ट में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एंट्रोपी बोल्ट्जमैन का रिलेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।